जैसे बेस्ड ऑन डेटा आपने 300 करोड़ प्लस का बिजनेस बनाया है। कोई इन्वेस्टर था नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, तो वो जो बिजनेस आपने बिल्ड किया, राइट, उस बिजनेस जब बिल्ड कर रहे थे तो कौन सी चैलेंजेस आई थी और आपने उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? तो आपके ऊपर लोगों की बिलीफ आनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आप अभी खुद एक आइटम हो जो खुद को बेचना चाहते हो कि मेरे को कुछ करना है, तुम मेरे साथ जुड़ो। तो आप क्या बताओगे, आपके पास कितनी टीम साइज है और कितने वेंडर्स के साथ आपने अभी काम कर चुके हो? हमारे पास अगर वेंडर बेस की बात करें तो हमने मोर देन 450 या 500 वेंडर के साथ अभी तक काम किया होगा। और टीम में बात करें तो टीम में दो टाइप की टीम आती है। एक हमारी इंडस्ट्री में आती है व्हाइट कॉलर और ग्राउंड फोर्स। ग्राउंड फोर्स में होंगे 250 से 300 लोग और व्हाइट कॉलर में होंगे 125 टू 150 लोग। सो टोटल 400 प्लस लोगों की हमारी टीम होगी। जैसे सुदी के जो ब्रांड एम्बेसडर है, राइट, मुनी रॉय, तो वो आइडिया आपको कैसे आया कि उनको ऐसे में ब्रांड एम्बेसडर के लिए रखना है? जितना मोनिरो अच्छे से साड़ी को कैरी कर पाएंगे नेचुरली, उतना बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वो बेंगल से, और बेंगल अपने आप में वेस्ट बंगाल, करेक्ट, वेस्ट बंगाल अपने आप में साड़ी का सबसे अच्छा हब गिना जाता है। क्योंकि साड़ी की फैंटेसी वेस्ट बंगाल में इंडिया में जितनी ज्यादा है उतनी कहीं नहीं। तो जो नेचुरली साड़ी को कैरी करने का टैलेंट मोनी रॉय में है, मेरे को लगता है बहुत कम सेलिब्रिटी में होगा। तो जैसे आपको शार्क टैंक में 3 शार्क ने आपके साथ वेंचर में इन्वेस्ट किया, अनुपम, पीयूष एंड अमन ने, तो आप पहले जो शार्क आने से पहले जैसे वर्क करते थे और उसके बाद जो वर्क करते हो, उसमें कुछ डिफरेंस आया कि द सेम वे यू आर वर्किंग ऑन? वेलकम टू लेट्स डू बिजनेस। हम यहाँ पे इन लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाते हैं। सूरत के टेक्सटाइल हब से एक निकली हुई कंपनी जिन्होंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे टॉप सेलर में अपना नाम बनाया है। एक कंपनी जिन्हें सिर्फ 1 साल में 10 लाख प्लस कस्टमर को टच बेस किया और उसके ब्रांड के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस मुनी रॉय जुड़ चुकी है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जिनका सफर शार्क टैंक से लेके नेशनल अवार्ड तक है। साउथ गुजरात चैम्बर में जिन्होंने ई कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन है। तो उनका एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं जो फाउंडर ऑफ लिम्बुडी फैशन एंड सुदीति के फाउंडर है। सो प्लीज वेलकम लिम्बुडी एंड द सुदीति फाउंडर हिरेन लाठिया। हिरेन भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। हिरेन भाई, आप बताइए कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर क्या करते हो और फॉर ऑडियंस दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बिजनेस। सो एज एंटरप्रेन्योर में अगर बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक कॉमन शब्द हमारी लाइफ में होता है एंटर। मीन्स आप हर दिन सुबह आते हो और आप कुछ नई चीज के लिए एंटर होते हो। और बिजनेस के लिए बात करें तो हम टेक्सटाइल में हैं। सूरत अपने आप में टेक्सटाइल का एक मैनचेस्टर या गोल्ड माइन। तो यहाँ से हम लोग इतना जो अनऑर्गेनाइज टेक्सटाइल है कि जहाँ पे इतने सारे मैन्युफैक्चर मिलकर जो अच्छी अच्छी डिजाइन बनाते हैं, जैसे कुछ बहुत ही छोटे आर्टिशन बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं, बट उसका टच बेस पूरे इंडिया में नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो डिजाइन बनाने तक सीमित है। तो हम वैसे अनऑर्गेनाइज जो क्रिएशन है उसको कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं। और उसी जर्नी में हम लोग वैल्यू देते फैशन को, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कस्टमर कपड़ा खरीदता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव होता है फैशन। तो उस फैशन को सही मायने में विथ गुड कमिटमेंट टू द क्वालिटी और डिजाइनिंग कस्टमर तक पहुंचाना फ्रॉम द राइट मैन्युफैक्चरर, वो हम काम करते हैं। और वो एक सही तरीके से काम करने के लिए हम लोग आज की तारीख में 200 या 250 लोगों के थ्रू सप्लाई देते हैं। और ये सप्लाई हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या हमारी खुद की जो चैनल है D2C वेबसाइट है सुदति, इसके तहत हम लोग करते हैं। ग्रेट, आपकी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे इन दिस शो। उसके पहले आपने बीबीए किया, एमबीए किया एंड देन आफ्टर यू डिसाइडेड आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। तो ये जो जर्नी है वो कैसे डिसाइड हुई, कि पहले से डिसाइडेड था कि दैट जस्ट होते गया? जो बीबीए एमबीए के लिए दो चीज होती है। बीबीए और एमबीए दोनों डिग्री ऐसी है कि जहाँ पे आपके दिमाग में 5 साल में बिजनेस ही डिफाइन किया जाता है। तो बिजनेस डेफिनेशन तो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री से बाय डिफॉल्ट मिल गई थी। बात आती है कि आगे की जर्नी, तो आगे की जर्नी में मेरा 3 साल कॉर्पोरेट लाइफ में रहा, क्योंकि मेरा बीबीए और एमबीए दोनों में मैं फिनेंस बैकग्राउंड से हूँ। सो फिर मैंने कॉर्पोरेट फिनेंस में 1-1.5 साल काम किया और मेरी लास्ट जॉब थी वो indiamart.com में थी 2013-14 में। सो 2013-14 में एक्चुअली आई एम लीडिंग
टेक्सटाइल डिवीजन ऑफ indiamart.com फॉर द सूरत लोकेशन एज अ टीम लीडर। तो नॉर्मली मेरी जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि मेरी टीम में 6-7 लोग थे। वो लोग मार्केट में जाकर इंडिया मार्ट की सर्विस को पिच करते थे और उसमें उसी लोगों को मिलना कि जिसको इंडिया मार्ट समझ में आ रहा है बट उसको कन्विंसिंग नहीं आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करके इंडिया मार्ट पे जुड़े। करेक्ट। तो जो डिलेमा में है और जो कंफ्यूजन में है, उस लोगों को मिलना और उसको कन्विंस करना, वो मेरी एक्चुअल प्रोफाइल थी। तो 1.5 साल में मैं बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन को मिला कि जो ई कॉमर्स में कुछ करना चाहते। तो उसमें 2 गट फीलिंग बिल्ट हुई कि एक्चुअल ग्राउंड पे बिजनेस कैसे होता है और ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस के सपने तो बाय डिफॉल्ट है, हर किसी के सपने बहुत बड़े होते हैं, राइट, बट वो सपने कितने एग्जीक्यूट कर पाए वो बड़े मायने में इंपॉर्टेंट होता है। तो प्री डिफाइंड बिजनेस करना नहीं था, डेफिनेशन एक ही था कि कुछ करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कितना करेंगे, वो 100% कभी डिसाइडेड या प्लान नहीं था। बट सूरत में थे तो मैं बोलूंगा कि उसके लिए टेक्सटाइल में आ गया, क्योंकि बी ए रोमन इन ए रोम। अगर सूरत में है तो आप 2 इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से पहचानते, उसकी सक्सेस और फेलियर स्टोरी आपकी लाइफ के नजदीक से गुजरती है, वो है टेक्सटाइल और डायमंड। ग्रेट। सो आपने जैसे बताया कि फ्रॉम कॉर्पोरेट टू यू ट्रांसफर एज अ बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, राइट? तो क्या आप बता पाओगे कि क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड भी टेक्सटाइल से था कि टेक्सटाइल से कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है? नहीं, टेक्सटाइल से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि 2006 में मैं फर्स्ट टाइम सूरत में आया। उससे पहले तो मैं मेरे गांव में टिल 12th एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया था। सो मदर फादर आज भी, गांव एक अच्छा सा विलेज है तो वहां पे रहते। सो मैं फर्स्ट टाइम 2006-9 में यहाँ पे आया था सूरत में फॉर माई ग्रेजुएशन, और 9-11 में मास्टर डिग्री करने के लिए मैं चला गया साउथ इंडिया में, मैंगलोर लोकेशन पे। देन अगेन मूव बैक टू सूरत फॉर जॉब या सेटल, कि भाई फादर और फैमिली की इच्छा होती है कि जितना घर के नजदीक रहो उतना अच्छा है। वरना मेरा इनिशियल प्लेसमेंट तो बेंगलोर में हुआ था, अच्छी कंपनी भी थी, कैप जेमिनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था उस समय 2011 में। बट फैमिली की रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर करियर स्टार्ट ही करना है तो गुजरात से करो, तो जितना सेटल होना है फ्यूचर में गुजरात के नजदीक ही सेटल होगा। तो ये जो जर्नी होती है, हमने देखा है कि लोग जो एज ए कॉर्पोरेट में एक बार जाते हैं, राइट, सो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को जॉब करना है, कि जो उसके सपने होते हैं कि मेरे को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा भी एक फ्रेंड है जिसको 15 साल लगे वो कॉर्पोरेट जॉब से निकल के खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इग्नाइट करती है या आपको कहती है कि भाई नहीं, ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी, मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है? या उसको क्या रोड मैप बनाना चाहिए कि जब एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करे तो क्या बेसिक चीज उसके पास होनी चाहिए? ऐसा भी नहीं कि आज एक EMI चलते होंगे, घर चलाना है, बहुत कुछ जिम्मेदारी है, राइट? ऐसा भी नहीं कि कल से मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे क्या, अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल पाओगे, ऐसे क्या प्रिपरेशन को करनी चाहिए कि जब उस खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं? नॉर्मली जब मैं जॉब करता था तो लकीली मेरी फर्स्ट जॉब से ही मैं टीम लीडर था। तो मैंने टीम के अंदर 2 टाइप के लोग देखे, और मेरी टीम जो भी थी 3 साल में, उसमें से कुछ लोग आज एंटरप्रेन्योर भी और कुछ लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आज 10-15 साल हो गए, वो जब भी मिलेंगे अभी भी यही शब्द बोलते कि कुछ करना है लाइफ में, बट क्या करे, कैसे करे और कितना रिस्क ले, वो आज भी समझ नहीं आते। उसमें सबसे बड़ा जो प्ले करता है वो होता है माइंडसेट। क्योंकि आज अगर वो बंदा भले ग्राउंड लेवल की जॉब करे, बट उसका माइंडसेट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, ऑनरशिप लेने का है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का है, लीडरशिप का है, तो बंदा 100% फ्यूचर में जाकर अच्छा बिजनेस कर लेगा। जब आप 2 लोगों को, आप जब 100 या 200 लोगों की टीम के साथ काम करते हो, उसमें से 50 लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो फ्लो के साथ जाते हैं। काम करना, अगर कोई बोलेगा कि हमको बिजनेस करना है, तो वो लोग भी बोलेंगे हमको बिजनेस करना है, बट अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइंडसेट को, तो वो फ्लो के साथ जाते हैं। जब तक आप फ्लो के साथ जाते हो, आप खुद प्री डिफाइन नहीं करते हो कि आपका माइंडसेट ऑनरशिप का है, लीडरशिप का है, तब तक आई डोंट थिंक सो कि वो बंदा फिजिकली और मेंटली बिजनेस के लिए रेडी है। आप कभी, अगर लोग बात कर रहे हैं कि हमको बिजनेस करना है, तो कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं करना है, बट 100% वो फिजिकली और मेंटली रेडी नहीं है। तो एक माइंडसेट होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो, लीडर बनते हो, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तब तक आप अकेले हो। जब आपकी सक्सेस एक स्टोरी डिफाइन होती है, तब लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो तब तक अकेले की जर्नी के लिए आपका इतना गट फीलिंग और आपका रेडीनेस होना चाहिए कि मैं अकेले उतनी जर्नी तो कंप्लीट कर लूंगा कि जब तक लोग मेरे पे बिलीव ना करें तब तक मेरे को अकेले को जाना है। तो वो माइंडसेट बड़ा मायने रखता है कि कितने लोग वो माइंडसेट के साथ चलते, वो लोग बिजनेस कर लेंगे।
आपने दो तीन चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली। पहला माइंडसेट, सेकंड जो मेरे को अच्छी लगी फिजिकल एंड मेंटली प्रिपरेशन, राइट। Yes, हम right. जब सोचते तो फिजिकल के बारे में सोचते ही नहीं है, मेंटली के बारे में सोचते ही नहीं। जो माइंडसेट एक रेडी करना होता है वो एक प्रिपरेशन नहीं होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा बता पाओ कि हाउ यू कैन मेक फिट एज ए फिजिकली एंड मेंटली व्हेन यू स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट, उनको क्या चेकलिस्ट रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जहां से वो, बिकॉज जो आप बोल, जैसे आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर जर्नी इज वेरी लॉन्ली, जब तक आप सक्सेस नहीं होता कोई आपको नहीं पूछता, राइट, यू नीड टू बी सेल्फ पुश करना पड़ता है। Yes, तो right. ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको पुश करती रहेगी कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा एंड दिस इज व्हाट विल बी आई बिल्ड फॉर इट? कन्विक्शन, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपका कन्विक्शन खुद के साथ होना चाहिए। क्योंकि आप बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट लाइन में ही सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपको मिल गए तो आपका लक है, करेक्ट, राइट है, बट आपको मिल जाए ऐसा कोई रूल्स नहीं है। जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग अच्छी खासी एडवाइस देंगे कि इससे बढ़िया तू है, तेरा वो काम था, अगर वो तू कर लेता तो भी बढ़िया होता। बट अगर आपको आपके फंडामेंटल के साथ कन्विक्शन है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। सेकेंड हो गया फिजिकली और मेंटली फिटनेस। क्या होती है कि जब आप बिजनेस के एक माइलस्टोन होता है, वो माइलस्टोन अचीव नहीं होता है तब तक हो सकता है कि आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे नहीं, अच्छी टीम नहीं बनेगी, तब तक बहुत सारी चीजें या काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आप माइंडसेट की बात करोगे तो आप किसी को भी रोड पे खड़ा रखकर पूछ लोगे कि तुमको क्या बनना है, तो हर कोई बोलेगा करोड़पति। तो माइंडसेट तो करोड़पति बनने का हर किसी का है, बट उस पे कंट्रीब्यूशन फिजिकली और मेंटली, कि जब तुम स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो तो 24 घंटे में से अगर तुम्हारे पास लोग नहीं आते या लोग तुम्हारे साथ कन्विंस नहीं है या लोग कन्विंस है, तुम सैलरी नहीं दे पा रहे तो तुम 18 घंटा मेहनत कर पाओगे? तुम खुद फ्लोर पे जाकर काम कर पाओगे? तुम महीने में 3 या 4 संडे आकर काम कर पाओगे? हमने इनिशियल जर्नी में 52 संडे में से 48 संडे ऑफिस में निकाले होंगे फर्स्ट 2 या 3 साल में। तो तुम क्या, और वो निकालना एक होता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट, एक होता है कि आप एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आप बिल्ड कर रहे हो। करेक्ट। जब आपको वो एंजॉयमेंट आ जाता है ना बिल्ड करने का, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, फिर वो जर्नी अपने आप में चलेगी बिकॉज यू आर एंजॉइंग द फ्लो। तो एक चीज आप बोल सकते हो कि हार्ड वर्किंग आल्सो रिक्वायर्ड टू Yes. गेट इनिशियल सक्सेस। हार्ड वर्क इज वन ऑफ द कंपोनेंट जो आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ तो 9 to 5 जो जॉब चल रही है मेरी वही करनी है और बाकी के टाइम पे जो चिल करना था वही करना है, वो ऐसा नहीं है, राइट? मीन्स आप एज ए एंटरप्रेन्योर कभी भी चिल मूड में नहीं जा सकते, तो आप लाइफ के माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो। और सेलिब्रेशन का भी एक टाइमलाइन होता है, उससे ज्यादा सेलिब्रेशन भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए डेंजर होता है। राइट। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग अचीवमेंट के बाद उसका सेलिब्रेशन पीरियड बहुत लंबा चला जाता है, तो आप उतना सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। माइलस्टोन को एंजॉय करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी लाइक परमानेंट। वो एक माइलस्टोन है, वो समझना चाहिए। करेक्ट। और सेकंड, जैसे आपने बोला कि आपको कैसे आप खुद को पुश करते हो, पुश करने के लिए आपको, जैसे कुछ लोग क्या होता है कि आपके हॉबी होते हैं, आपको मूवी देखकर मजा आती है, आपको सॉन्ग सुनकर मजा आती है, आपको एक्सप्लोर करके मजा आती है। ये सब हॉबी क्या होती है कि खुद को गुड फील करवाने का काम है, दूसरा तो कुछ मिलता नहीं है। करेक्ट। आपको आपकी कुर्सी पे बैठकर गुड फील अगर आने लगा तो आप बहुत बड़ा बिल्ड कर लोगे। राइट। जो लास्ट की लाइन थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपके कुर्सी पे बैठ के आपको मजा आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ चेयर, सबको वहां पे बैठना है, लेकिन इट्स वेरी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कम्स। जैसे बेस्ड ऑन डेटा आपने 300 करोड़ प्लस का बिजनेस बनाया है, कोई इन्वेस्टर था नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, तो वो जो बिजनेस आपने बिल्ड किया, राइट, उस बिजनेस जब बिल्ड कर रहे थे तो कौन सी चैलेंजेस आई थी और आपने उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस में फंडामेंटल तो ये रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको पहले कन्विंस करना होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, क्योंकि जब आप बिजनेस बिल्ड करते हो, आज हो सकता है कि लोग हमारी ब्रांड से जानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं या हमारे काम से जानते हैं। अगर गोइंग बैक टू 2014 जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तब कोई बंदे को हिरन लाठिया कौन है उससे मतलब नहीं है। अगर आप मेरे सामने बैठे हो, आपको मेरे में अच्छा फील आना चाहिए कि चलो ये बंदे के साथ मैं ज्वाइन करूं, क्या ये बंदे की गुडविल बात करने की इतनी अच्छी है कि चलो इसके साथ ज्वाइन होकर कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर लोगों की बिलीफ आनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि आप अभी खुद एक आइटम हो जो खुद को बेचना चाहते हो कि मेरे को कुछ करना है, तुम मेरे साथ जुड़ो। ज्वाइन करेंगे फिर बिजनेस क्या बनेगा वो तो सपने की बात है, सपना तो हर कोई देख सकता है, राइट है, बट साथ पहली बात तो हम खुद को बेचते हैं ना कि भाई तुम मेरे साथ जुड़ो।
तो उस सेल्स, खुद का सेल्स बहुत तगड़ा होना चाहिए कि तुम्हारे साथ लोग जुड़ पाए। तो लकीली मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े जो आज भी मेरे साथ है 10-11 साल की जर्नी के बाद। कॉर्पोरेट में थे और हम लोगों का तो नया स्टार्टअप था, वो कॉर्पोरेट की 2-2, 3-3 साल की लाइफ या 4-4 साल की लाइफ छोड़कर मेरे साथ ज्वाइन हो गए थे। तो वो था स्ट्रगल, क्योंकि बिजनेस टेक्सटाइल का था, टेक्सटाइल का टी भी नहीं मालूम था 2014 में। सेल्स कैसे करना है वही आता था। तो सेल्स करने के लिए सबसे पहले तो सेल्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि यू शुड लव योर प्रोडक्ट, यू शुड लव योर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री और प्रोडक्ट दोनों नहीं आता था, खाली सेल्स करना आता था। तो प्रोडक्ट भी सीखनी थी, इंडस्ट्री भी सीखनी थी। और इस कस्टमर बेस की जो मेंटालिटी होती है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विथ लेडीज सेगमेंट, क्योंकि वुमेन्स वेयर का टेक्सटाइल में हम जो काम करते हैं वो लेडीज वेयर या वुमेन्स वेयर का, हमारा मेंस वेयर सेगमेंट के साथ कोई डील नहीं है। तो उस मेंटालिटी को समझना, ये सब चैलेंज थी। और जब बिजनेस स्टार्टिंग में तो क्या होता है, छोटा होता है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एक लेवल का हुआ, बिजनेस भी ग्रो करना है, टेक के भी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसको ओवरकम करना अपने आप में एक हर्डल था, चैलेंज था। आपने 2-3 चीज इंटरेस्टिंग बताई। एक आपने बताया कि आप जो कर रहे हो, राइट, और आपका प्रोडक्ट को आपको खुद लव करना चाहिए। दैट्स द वन थिंग। इफ योर प्रोडक्ट इज गुड यू विल एबल टू सेल इट, एंड फर्स्ट यू विल बी यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। सेकंड, आपने बोला कि एज अ फाउंडर आपको खुद सेल करना आना चाहिए। एज अ फाउंडर यू नीड टू बी अ सेल्स पर्सन। पहले आप सेल्स कर पाओगे, इफ यू कैन एबल टू सेल्स तो आपकी टीम भी कर पाएगी। सो एज अ फाउंडर सेल्स ऑल्सो वहां पे चाहिए। थर्ड, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि एज अ फाउंडर मेरी इमेज और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग मेरे विजन और जो मिशन मैंने डिफाइन किया हुआ है उसके साथ आके जुड़े, उसको लगे कि दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग विच दे आर बिल्डिंग, राइट। तो ये 3 काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो हर एक फाउंडर को मे भी ध्यान रखनी चाहिए और उससे उनको लगता है कि कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने ये 3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि दिस इज अ मोटो, जो मैं इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे को ये तो फॉलो करना ही है, कि इसके बिना मेरी ब्रांड भी नहीं बनेगी और मैं भी नहीं रह सकता। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आप सोचते हो कि ये हर एक को मेरी कंपनी में फॉलो करना चाहिए? हमारा बहुत कॉमन प्रिंसिपल है कंपनी में कि 2 चीज होती है। जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तब हो सकता है कि आपका टच बेज इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है लोगों के साथ, करेक्ट, राइट। तो 2 चीज होते हैं कि हम ट्राई ये करते हैं कि लोगों के 3 लोगों का ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे बिजनेस से डिफाइन होता है। मेरा ऐसा मानना होता है कि जैसे प्रोफेशन का बिजनेस नहीं होता, बिजनेस का डोनेशन नहीं होता है। तो बिजनेस तो अपने फंडामेंटल के साथ चलता है और बिजनेस बैलेंस शीट से ही चलता है, करेक्ट। हाँ, उसमें आपके एथिकल वैल्यू होने चाहिए कि आप चीट करके तो लंबा बिल्ड नहीं कर सकते हो। हम 3 चीज पे बड़े स्ट्रांग है कि कस्टमर को आप जेन्युइनली खुश कर पाओ। आप हो सकता है कि चीटिंग करके गलत प्रोडक्ट देकर लॉन्ग टर्म बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि अभी भी हम लर्निंग कर ही रहे, टेक्सटाइल हर दिन लर्न कर रहे, जितनी आज तक की मेरी लर्निंग है उस लर्निंग तक का मेरे को कस्टमर को फील गुड करवाना चाहिए। सेकेंड हो गया कि हमारी जर्नी में हम 2 लोग साथ में रहते हैं, एक होती है टीम और एक होता है वेंडर। करेक्ट। हमारे पास आज भी ऐसा है कि 2014 में जो लोग वेंडर मेरे साथ जुड़े थे और जो कंपनी जब हम बहुत छोटे थे, या बोल सकते हैं कि हम जब स्टार्ट किए थे, आज भी उस स्पेसिफिक वेंडर के लिए कभी भी हमारी कंपनी में बिजनेस करना एनी टाइम वेलकम है, क्योंकि दे आर द पर्सन हु हैज बिलीव्ड अस। करेक्ट, राइट है। तो जो लोगों ने आपको इनिशियल डे में फॉलो किया है उसकी वैल्यू आपको बरकरार रखनी चाहिए। ये आपकी खुद की ब्रांडिंग या गुडविल हो गई, क्योंकि आप उसकी वैल्यू अभी भी करते हैं और लोग आपके साथ खुश रहने चाहिए। आप हर किसी को अपनी कंपनी में ग्रोथ नहीं दे सकते हो, ये फंडामेंटली ट्रूथ है, क्योंकि हर बंदा कंपनी में सेट हो पाए वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये बोलते हैं हमारी कंपनी में हम एक इंस्टीट्यूट चलाते, संस्था चलाते। आज कोई बंदे को अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको बहुत ही काउंसिल करके बोल सकते हैं कि मे बी हम दोनों का साथ में चलना ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो वो चले जाते हैं, वही लोग 2 साल के बाद वापस आते, 1 साल के बाद वापस आते। वरना नॉर्मली माइंडसेट ऐसा होता है कि कंपनी से कोई बंदा जाता है ना तो हार्ड फील के साथ जाता है, फिर वो बंदा वापस आता नहीं है। मेरे पास मेरे टॉप लीडरशिप पोजीशन में बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 7 to 8 होंगे जो गए और वापस आ गए। हम बोलते हैं हम इंस्टीट्यूट चलाते, हो सकता है कि आज उसका और हमारा विजन अलाइन नहीं होता या हमारे एक्सपेक्टेशन अलाइन नहीं होती है, तो हो सकता है कि या वो बंदा भी कंफर्ट जोन में आ गया। तो वी आर वर्किंग विद वेरी ओपन कल्चर के लोगों को आप डिलीवर ग्रोथ करो, हैप्पीनेस करो, कस्टमर को करो, वेंडर को करो, और सब लोग खुश है तो धंधा अपने आप ग्रोथ होना ही है। तो आपने 2 चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताई। एक था कि जो आपके कस्टमर है उसको खुश रखो,
जो आपको पता है, जिसके आपने प्रोडक्ट बिल्ड किया, दे शुड फील हैप्पी। सेकंड, आपने बोला आपकी टीम एंड द वेंडर, Yes. राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीम है दैट यू शुड वैल्यू, एंड उस जो आपके वेंडर है उनको भी आपको हैप्पी रखना है। तो आप क्या बताओगे, आपके पास कितनी टीम साइज है और कितने वेंडर्स के साथ आपने अभी काम कर चुके हो? हमारे पास अगर वेंडर बेस की बात करें तो हमने मोर देन 450 या 500 वेंडर के साथ अभी तक काम किया होगा। और टीम में बात करें तो टीम में दो टाइप की टीम आती है। एक हमारी इंडस्ट्री में आती है व्हाइट कॉलर और ग्राउंड फोर्स। ग्राउंड फोर्स में होंगे 250 से 300 लोग और व्हाइट कॉलर में होंगे 125 टू 150 लोग। Right. सो टोटल 400 प्लस लोगों की हमारी टीम हो गई। सो मैं समझ सकता हूँ, इट्स अ बिग टीम, राइट। तो ये टीम पूरी मैनेज करने में, उसको ऑटोमेट करने में आपको क्या लगता है कि कौन सी चैलेंजेस है, या उसको कैसे आप सॉल्व करते हो, जो ये पूरी टीम को और ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए? दोनों के लिए अप्रोच सेपरेट होता है। ग्राउंड फोर्स का अप्रोच सेपरेट होता है और जो हमारा व्हाइट कॉलर है उसका अप्रोच सेपरेट होता है। व्हाइट कॉलर को उसकी लाइफ ग्रोथ जर्नी से मतलब है ज्यादा। करेक्ट। तो हमारी जो भी बात होती है वहां पे चैलेंजेस, ग्रोथ और टारगेट की बात होती है। ग्राउंड फोर्स होता है वहां पे हार्डली हम लोग 20% लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बंदे में कुछ दम है और उसको कुछ हम बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे भी बंदे कि जिसको कुछ नहीं आता था, आप बोल सकते हो कि ऐसी कंपनी में घुस गए थे जिसको खाली एक पन्नी पहनाना आता था, बट कुछ करने की उसके अंदर चाहत थी। तो वो लोग आज हमारे ऑपरेटर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर है। कि अगर वो लोगों को आपने बोल दिया 10,000 पीसेस पैक करना है, सिंगल एरर के बिना वो बंदा पैक करेगा। तो अब ग्राउंड फोर्स में हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हो गया कि जिसके ऊपर हम बैट लगा सकते हैं, वो नेचुरली टैलेंटेड लोग नहीं बोलते हम लोग, एजुकेशन से टैलेंट नहीं है, करेक्ट, नेचुरली टैलेंटेड। आप उसके सामने 500 पीस मेरे रख दोगे ना, तो बंदा बोल देगा ये डिजाइन का नंबर कौन सा है। तो आज मेरे पास ऐसे बंदे हैं ग्राउंड में कि मेरे को मेरी डिजाइन नहीं मालूम होते, मैं उसको बुलाता हूँ कि बता ये कौन सी डिजाइन है, क्योंकि हमारे पास 10,000 प्लस डिजाइन है। करेक्ट। तो वो नेचुरली टैलेंटेड बंदा है कि उसने एक बार डिजाइन देख ली, उसका एजुकेशन नहीं है बट उसका टैलेंट इतना बढ़िया है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है को बंदा बता देगा। तो वैसे लोग हमारे लिए आगे जाते हैं। ग्राउंड लेवल को हम खाली अपनी लाइफ के साथ मोटिवेट करते, क्योंकि उसको इतना ज्यादा चैलेंजेस ग्रोथ मेरे को नहीं लगता कि हम समझा पाते, क्योंकि उसके घर पे अभी खाने की दिक्कत है या वो माइंडसेट जिस एरिया में रहते वहां पे नहीं है। और अगर आप उसको इतनी दुनिया की बड़ी बातें करोगे तो वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो जैसे आप जिस इंडस्ट्री में हो, राइट, वहां पे जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है उसका इटरेशन बहुत फास्ट होता है और आपको हर दिन पे वो चैलेंजेस है, राइट। तो उसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हो कि नहीं, ये बंदा जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज गुड गाय, राइट, मैं उसको मेंटेन करके रखना है। तो आप ऐसा क्या करते हो कि जहां से वो मेंटेन होके रखे, और क्या आप ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो उनके लिए? उसमें हमारा इटरेशन बहुत कम है एक्चुअली। हमारा ग्राउंड फोर्स हमारे लिए बहुत ही कमिटेड बंदे हैं। Great. और उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्राउंड फोर्स होता है वो कहाँ से आते हैं, हम बोलते हैं कि उस एरिया से कि जहाँ पे उसकी पूरे घर की फैमिली इनकम बहुत लिमिटेड होती है। अगर उसको 1 महीने की सैलरी ना मिले ना, तो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि उसके घर पे गैस रिफिलिंग के पैसे भी नहीं होंगे। करेक्ट। और ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोग उसको एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट नहीं देते। वो लोगों को भी फिर एक जिंदगी जीने की आदत हो जाती है कि हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलते। हमारे वहां पे अच्छी बात है कि तुम्हारी सैलरी कुछ भी हो, यू आर एंड ऑफ द डे ह्यूमन, सो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली कम टू माई कैबिन। करेक्ट। वो रिस्पेक्ट उसको हमारे साथ कनेक्ट रखती है। वहां पे हम लोग उसको वैसे नहीं बाइफरकेट करते कि भाई तुम अभी ग्राउंड फोर्स के और ये व्हाइट कॉलर हो। अभी कंपनी की साइज बड़ी हो गई, जब तक 200-250 की थी और दिवाली की सीजन होती थी, तो हम लोग जो लंच व्हाइट कॉलर को, डिनर व्हाइट कॉलर को करवाते तो वही ग्राउंड फोर्स को होता था। और बिलीव मी, हम 200 लोग एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे, मैं भी और मेरे व्हाइट कॉलर। जब कंपनी की बात है 5-6 साल पहले की बात है। तो ये सब उसको टच करता है। और एंड ऑफ द डे अगर हम बोलते कि तुम भी इंसान हो, तो फिर हमको उसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। करेक्ट। और अगर आप करते हो तो 100% वो लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। सो मैं एक चीज आपकी कन्वर्सेशन से लूंगा कि रिस्पेक्ट, जो लोग हैं उनको यू शुड रिस्पेक्ट, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ के रहेंगे। डजंट मैटर उसका पे स्केल क्या है, बट इफ यू गिव देम रिस्पेक्ट, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ के रहेंगे। जैसे कि आपका जो ब्रांड है लिमुडी फैशन, राइट, तो आप क्या बता पाओगे उसकी शुरुआत कैसे हुई, और जो लिमुडी फैशन नाम है आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? जो 2014 में सोचा था टेक्सटाइल में स्टार्ट करते हैं। नाम में अपने आप में एक ट्विस्ट है, क्योंकि दो चीज थी कि टेक्सटाइल में बहुत ही कॉमन एक ट्रेडिशन रहा है, या टेक्सटाइल के साथ नाम कनेक्टेड होता है, या कोई भगवान के साथ नाम कनेक्टेड होता है जिसमें आप लोग बिलीव करते हैं। तो
नाम मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ रखे कि नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। अगर बिजनेस सेट हो गया तो नाम से आप लोगों को किसी के साथ कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये Correct. नाम माने तो यही ब्रांड है और यही कंपनी Correct. है। तो नाम कुछ यूनिक होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर उस समय देखेंगे तो हर कोई नाम था ना वो कॉमन हुआ करता था। तो एक अनकॉमन नाम चाहिए था और बहुत ही ज्यादा अनकॉमन चाहिए था। तो अनकॉमन में आ गया लिम्बुड़ी। वो इतना ज्यादा अनकॉमन था, फैमिली ने भी बोल दिया था कि ये नाम से तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, बहुत ज्यादा अनकॉमन है। बट एक माइंड डिसाइड कर लिया था नाम सही में अनकॉमन है, बट अगर बिजनेस इसके साथ बिल्ड कर लिया ना तो लोग आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेंगे और कभी किसी के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये ब्रांड माने तो यही बंदा। तो आप थोड़ा हाईलाइट करोगे कि लिम्बुड़ी फैशन में एग्जैक्टली आप क्या करते हो? लिम्बुड़ी फैशन के अंडर हम वो एक हमारा लिम्बुड़ी फैशन इज द ब्रांड हाउस ऑफ ब्रांड कंपनी है। लिम्बुड़ी फैशन के नाम से कहीं पे भी हम सेल्स नहीं करते। ओके। लिम्बुड़ी फैशन के अंडर, हाँ अनफॉर्चुनेटली लिम्बुड़ी फैशन के नाम से कहीं हम सेल्स नहीं करते, लिम्बुड़ी फैशन का नाम से कहीं मार्केटिंग नहीं हम करते। वो एक हमारी कंपनी का नाम है, लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और उसके अंडर 5 to 6 ब्रांड है। बट आज की तारीख में अब ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री हो गई, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा लो, फिर भी उसका मैनेजमेंट वो हमको लिम्बुड़ी से ही जानता है क्योंकि नाम बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। तो साड़ी के लिए हमारे पास 2 ब्रांड है, समा और सिरिल। वेस्टर्न वेयर के लिए हमारे पास ब्रांड है सेल्विया। कुर्ती के लिए हमारे पास ब्रांड है स्काइली, और हमारी खुद की जो D2C ब्रांड है दैट इज सुदति। तो ये सब ब्रांडें आती है इसके अंडर। ये अपने आप में एक हाउस ऑफ ब्रांड एज ए कंपनी है। ओके। सो आपने 2014 में ये स्टार्ट किया एंड अभी आप टॉप 5 सेलर के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में हो, राइट? तो ये जो जर्नी होती है, क्योंकि हर एक को टॉप 5 में आना है, हर एक को बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को टॉप 5, टॉप 3 में आना है, तो उसको वहां पे पहुंचने के लिए ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट बताओ कि ये हमने फॉलो किया, हम ये कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम टॉप 5 तक पहुंच पाए। सो नॉर्मली जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिजनेस स्टार्ट किया होता है ना, तब हर बंदे के पास खुद का एक गोल होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। करेक्ट। आई थिंक उसके बिना तो कोई बंदा कुछ धंधा स्टार्ट करेगा करेक्ट नहीं। बट जैसे वो बिजनेस में एंटर होता है ना, तो लोगों की एडवाइस और लोगों से बात करते करते हो सकता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाए। अगर आपको मालूम है कि आपने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है, वो आपका एक ब्लूप्रिंट हो गया। कभी भी कोई भी चीज ब्लूप्रिंट के साथ 100% एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे कि जो उस ब्लूप्रिंट को कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करेंगे या चेंज करवाएंगे। वो चेंजेस लिमिटेड होने चाहिए और आपका फोकस जो आपने सोचा था ब्लूप्रिंट बनाने के साथ वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल 99% रहोगे, अगर आपका बिजनेस का आइडिया सही है तो। अब बिजनेस आइडिया सही है तो उसको आपको डेटा अपने हिसाब से टेस्टिंग करके वेरीफाई करना चाहिए। अगर आप बहुत ही छोटा स्केल लेकर या आपने पर्सनल कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो कि बिजनेस कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो तो आपका पर्सनल चॉइस था, मार्केट की वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए। बस उतना टेस्टिंग आपका बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो टेस्टिंग परफेक्ट है, फिर आपको वो जब तक अचीव नहीं होता आपको पुश करना पड़ेगा, आप उस पर डाइवर्ट नहीं हो सकते हो। वो करते रहेंगे। मेरे को याद है कि हमको 6th या 7th ईयर लगा था कि जहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट पे सबसे बड़े साड़ी के सेलर की पोजीशन हासिल की थी। और वो आज तक मींस लास्ट 5 साल से हम फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, दोनों में साड़ी के सबसे बड़े सेलर है इंडिया लेवल पे। तो फिर हमारा कन्विक्शन फैशन और प्रोडक्ट के साथ था। फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी एंड ऑफ द डे कस्टमर को हैप्पी करना है। फ्लिपकार्ट अमेजोन को समझना सीखना इंपॉर्टेंट है, बट उस पे आप समझने सीखने के लिए उतना ज्यादा फोकस नहीं कर सकते कि जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को भूल जाओ। तो इसको बैलेंस करना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत बार क्या होता है कि वो दोनों कंपनी भी अपने आप में अपना इतना बड़ा डैशबोर्ड और सिस्टम के साथ है ना, कि बहुत बार एज ए एंटरप्रेन्योर लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन समझते समझते ये सोच लेते कि मैंने फ्लिपकार्ट को पूरा सीख लिया ना, सो मैंने बहुत बढ़िया कर लिया। बट वो फ्लिपकार्ट आप समझो एक मार्केट को आपने समझा, आपको अब उस मार्केट के थ्रू कस्टमर को पहुंचने, तो आपकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज है या प्रोडक्ट का कनेक्शन है वो तो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग होता है बहुत थिन लाइन होती है मैनेज करने की। सो आपने 2 इंटरेस्टिंग चीज बोली। एक, आपको 7 साल लगे टॉप 5 में पहुंचने के लिए, सो इट्स अ जर्नी, आप उसको नेक्स्ट डे नहीं अचीव कर सकते, यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। सेकंड, आपने बोला कि
आपने प्लेटफॉर्म को समझ लिया, प्लेटफॉर्म कैसे चल रहा है और कैसे उसको मुझे चलाना है, देन लोग सोचते हैं कि मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकंड जो चीज आपको समझनी है, प्रोडक्ट है और कस्टमर है, जिसको आपको एग्जैक्टली जो आपका ब्लूप्रिंट आपने जिसके लिए बनाया है उसके लिए आपको उसको एग्जीक्यूशन करना है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को समझोगे, मार्केट प्लेस को समझोगे, देन इट विल हैपन कि टॉप 5 पे आप पहुंच पाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन ऑन दैट कि आपने जो 7 साल में किया, क्या आप उसमें कुछ ऐसे स्टेप बता सकते हो कि पहले, सो बेसिकली आई एम कमिंग ऑन दैट कि लेट्स में कोई नया बंदा हो जो आज मेरे को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करना है, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाना है, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या स्टेप फॉलो करने की चाहिए कि जहां से वो ऑफलाइन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मार्केट प्लेस पे जाके सेल करना स्टार्ट कर सके? ई कॉमर्स में सेल्स करना इज इक्वल टू आपका डेटा के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट डेटा। ऑफलाइन में जब सेल्स करता है बंदा तो उसके साथ प्रोडक्ट की बहुत अच्छी समझ होती है, तभी वो बंदा बिजनेस में सर्वाइव कर रहा है, तो ऑफलाइन भी बंद हो जाता है। तो अब उस बंदे के लिए वो क्वेश्चन मार्क नहीं है कि तुमको प्रोडक्ट की समझ है कि नहीं, प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ तो समझ है, तभी तो उसका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है और वो एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ऑनलाइन में आना चाहता है। बट ऑफलाइन में कभी डेटा एनालिसिस, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड विद द एक्सेल और डेटा मैनिपुलेशन नहीं रहता। अगर ये सब चीजें आपको ऑनलाइन में आना, तो इस सब चीजों के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नहीं आती है और नहीं आता है तो आपको सीख लेना चाहिए। अगर ये दो चीजों का आपके पास बैकअप रहा तो 100% है, आप कुछ ना कुछ तो इसमें से निकाल पाओगे। जैसे कि आपको एक 2022 में, और जैसे आपने बोला लास्ट 5 इयर्स से आप फ्लिपकार्ट पे आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप 2022 में भी मिले थे आपको, राइट। तो ये जो अवार्ड की जो जर्नी है, राइट, वो रातों रात तो बनी नहीं होगी, उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस आई होगी। सो इफ यू कैन हाईलाइट कि ऐसे ऐसी चैलेंजेस थी हमें और हमने ऐसे उसको ओवरकम की, तो जो अभी स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, क्या होता है कि कभी हम जोश में किसी ने बोला, आपने स्टार्ट कर दिया कि चलो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाके सेल करेंगे, बाद में क्या होता है कि चैलेंजेस आती है, देन वो छोड़ दे के चलो नहीं होगा, वैसे छोड़ के भाग जाते हैं, राइट। तो ऐसा तो क्या है कि जो आपने वो चैलेंजेस आई आपने ओवरकम की, कि जो अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको चैलेंजेस आ रही है तो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बिजनेस आपका जब स्टार्टिंग होता है तब आप अकेले की जर्नी के साथ होते हो। जब एक बिजनेस बड़ा हो गया 2-3 साल के बाद, तब आपकी स्टोरी वो आपकी एक की स्टोरी नहीं है, वो आपकी टीम की स्टोरी है। अब चैलेंजेस, हर कोई चैलेंजेस को आप जीत सकते हो जब तक आपके साथ आपकी टीम डटे रहती है। क्योंकि वो एक फिर माइंडसेट की गेम होती है कि मैं अगर डिमोटिवेट हूँ, 5 लोग टीम में से अगर बोलेंगे कर लेंगे और अपने आप में वो फ्लो में निकल जाता है, तो फिर आपका विजन और गोल है वो टीम भी सपोर्ट देनी चाहिए। तो जब वो 4 या 5 साल की जर्नी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि एक छोटे रिसोर्सेज के साथ जब ग्रोथ होता है ना, तब स्ट्रेचेबिलिटी रिसोर्स की और टीम की बहुत ज्यादा होती है कि वहां पे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद भी वो कमिटमेंट पे काम करना, कि मेरे को मालूम है कि फर्स्ट 5 to 6 ईयर में मेरे व्हाइट कॉलर भी, जो भी दिवाली के सेल होते थे इंक्लूडिंग अकाउंटिंग लोग, हम 5 दिन के लिए सब लोग वेयरहाउस में पैकिंग करते थे। व्हाइट कॉलर की टीम में से हार्डली जो रिक्वायर्ड लोग है 5-6 वही ऑफिस में बैठते थे, बाकी हर कोई बंदा वेयरहाउस में रहता था। टिल कुछ 5-6 लोग तो ऐसे भी थे सुबह 5 बजे तक रहते थे और वहां पे सो जाते थे। व्हाइट कॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, और वापस वो 9 बजे घर पे जाकर 10 बजे आ जाते थे। तो ये वो माहौल था कि जहाँ पे हर बंदे का वो स्पिरिट था कि दिखाना है और कुछ कर लेना है, और हर बंदा चाहता था कि हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं। तो जो बड़े बनने का विजन था ना फ्लिपकार्ट अमेज़न का, हर बंदे का था। बातें होती है और एक एग्जीक्यूशन में कमिटमेंट होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कमिटमेंट था लोगों का कि सुबह 5 बजे तक रहना, फ्लोर पे ही सो जाना, एक दिन नहीं 10 दिन, 15 दिन। पैकिंग के लिए आप व्हाइट कॉलर के बंदे हो, आप टेबल के ऊपर बैठकर 10 दिन तक 12 घंटा खड़े रहकर पैकिंग कर रहे हो, और फिर क्या करते हो, आपके पैर जलने लगते हैं, सूजन आ जाती है, आप वहां पे पट्टा लगा रहे हो और काम कर रहे हो, राइट है। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होता है ना, तब ये सपोर्ट आपका लोगों का मिलना चाहिए। अगर ये आपकी टीम आपको सपोर्ट दे दी तो ही आप ग्रो हो सकते हो। बाकी तो वो स्वप्न है, हर कोई बंदा बात कर सकता है कि मेरे को बड़ा करना है, तो वैसे तो बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि जो आपकी टीम है, राइट, डजंट मैटर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, दे आर वेरी मच कमिटेड टू आपका जो ग्रोथ है, आपका जो विजन है उसकी हिसाब से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हर एक
जैसे आप बोल रहे हो हर एक को बड़ा बनना है, राइट? तो उसके अंदर आपकी टीम की भी बहुत हार्डवर्क होनी चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आप बड़ा बन पाओगे। यस तो जो बेसिक क्वेश्चन होता है और सबको चैलेंजेस होती है कि जो उसकी टीम है उसको 12 महीने या जितने टाइम तक वो काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उसको हमारे विजन और मिशन से जो कंपनी का उसे अलाइन किया जाए, उसके लिए आप क्या फॉलो करते हो? और उसके लिए आप ऐसा कुछ स्केड्यूल है कि जहां से दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम इसके लिए काम बिजनेस कर रहे हैं और इसके लिए हम बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर रहे हो वहां पे? अभी तक तो पर्सनल डिस्कशन और काउंसलिंग में ही पर्सनली करता हूँ फ्रॉम लास्ट 1 to 8 years, राइट। इन द इनिशियल डेज तो हमारा फिक्स था हर सैटरडे सुबह 2 घंटा बैठना ही साथ में। मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, जब टोटल कंपनी की स्ट्रेंथ हुआ करती थी 10 से 15 लोग। ओके। उस समय जैसे क्या होता है कि आपने वो बोलते हैं ना कि मैं पर्सनली, मेरे को आर्मी की स्टोरी ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करती है फॉर द टीम बिल्डिंग। सो आई लव टू एक्सप्लोर आर्मी की रियल स्टोरी, आर्मी की मूवी, और वो मेरे को बहुत ज्यादा टच भी करती है और इंस्पायर भी करती है, क्योंकि वो एक सबसे अच्छा लेसन सिखाती है कि एक मेजर है, एक जनरल है, वो कमांड सेंटर में बैठे करेक्ट। और वहां से एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं, और जो 100 लोगों की बटालियन है वो फील्ड पे बैठी है और उसको बोलेंगे कि तुमको जाना है और जीत के आना है, और सब जिसका जो मोटो होता है, करेक्ट। राइट है। जैसे पंजाबी लोग जो बोले सोनिहाल करके एक बार ग्राउंड Correct. पे उतर गए, मालूम है कि तुम मर सकते हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है, फिर भी तुम तुम्हारे मेजर के ऑर्डर या तुम्हारे टीम हेड की रिस्पेक्ट के लिए तुम लास्ट सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हो, करेक्ट। राइट है। तो वो टीम बिल्डिंग होता है, वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। तो हम 100% टीम को वैसे ही मोटिवेट करते हैं कि वी आर हियर टू डू समथिंग। हमारा बहुत कॉमन रूल्स है, जैसे अभी हमारे फ्लोर 7th फ्लोर पे बैठते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमने क्या कर लिया, वो 7th फ्लोर की कहानी है। लोग जब तक नहीं बोलते हैं कि हमने कुछ कर लिया, तब तक हमारी ये कहानी है। सो लोगों को रियलाइज होना चाहिए। बहुत बार दिक्कत ये हो जाती है छोटे अचीवमेंट पर हर कोई फील करने लगता है कि हमने बहुत ज्यादा कर लिया। करेक्ट। वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जबकि आपका अचीवमेंट वो सोसाइटी का रिकॉग्निशन होना चाहिए, कस्टमर का रिकॉग्निशन होना चाहिए, और सेकंड वो रिकॉग्निशन बेंचमार्क होना चाहिए, वो आपका लास्ट अचीवमेंट नहीं होना चाहिए। ये 2-3 प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि जिसको हम बहुत अच्छे से, हम बहुत कॉमन स्टेटमेंट रहते हैं हमारी कंपनी में कि आज ये बंदे की एग्जांपल हम बोल रहे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अगले साल हम ही उसको पुश कर रहे हैं और डांट रहे हैं। तो ये 100% हर जगह पे होता है। करेक्ट। कि लास्ट ईयर तो तुम ये बंदे की बड़ी तारीफ कर रहे थे और इस साल तुमको इसी बंदे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो हम लोग ये बोलते हैं कि आज अगर मेरे को कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर करना है तो उस बंदे से बढ़िया कोई बंदा नहीं बन गया। अब मेरे को 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, अब वो बंदा 50 करोड़ से 100 करोड़ में मुंह नहीं हो रहा है, तो और मेरे को उसको ग्रो करवाना है, या वो 50 करोड़ के चक्कर में 50 करोड़ की बढ़िया कंपनी ढूंढकर अपनी इज्जत अचीव करे। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि तुम लास्ट ईयर अच्छे थे तो तुम 50 करोड़ के लिए अच्छे थे, तुम आज डांट सुन रहे हो तो तुम 100 करोड़ की डांट सुन रहे हो, तुमको 100 करोड़ के लिए भागना है, उसके लिए तुम अब ये नहीं सोच सकते मैंने लास्ट बड़े अच्छे काम कर लिए थे। करेक्ट। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन दैट। 2 चीज आपने बोली, एक पर्सनल काउंसलिंग, यस, एंड सेकंड आपकी जो ग्रोथ जर्नी होती है उसके साथ साथ आपकी टीम की भी ग्रोथ जर्नी होनी चाहिए। आप आज 50 करोड़ पे बैठे हो, टीम 50 करोड़ के लिए सही है, अगर आपको 100 करोड़ के लिए पहुंचना है तो आपकी टीम को भी उसको स्किल अप करना पड़ेगा, टीम को भी लेवल अप करना पड़ेगा, उसका माइंडसेट भी 100 करोड़ का बनना चाहिए। Yes. तब आप वहां पे पहुंच पाओगे। अगर वो 50 पे ही रह गया तो 100 पे जाके नहीं टिकेगा, वो चला जाएगा। वो तो आपको कंपनी में इंटरनल डिस्प्यूट आ जाता है। आपके अपनी कंपनी का ग्रोथ, पर्सन का ग्रोथ एंड आपका जो काउंसलिंग है वो सब अलाइन होना चाहिए, तब आप ग्रोथ कर पाओगे। Yes. वो ऐसा कुछ कह सकते हैं। अभी आपका एक शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, और आपको 3 शार्क ने इन्वेस्ट किया था, अनुपम, पीयूष एंड अमन ने। सो लिम्बुडी की फैशन ऑफ ब्रांड के अंदर एक सुदिति है, राइट, जिसके लिए आप शार्क टैंक में गए थे। तो आपको कैसे आइडिया आया कि उस ब्रांड को लेके हम शार्क टैंक में जा सकते हैं? क्योंकि जो हम लोग 9-10 साल से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा में काम करते हैं, हर एक मार्केट प्लेस की खुद की कस्टमर बेस होता है, खुद का एक मार्केटिंग का माइंडसेट होता है। सो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा का खुद का एक सेट ऑफ
कस्टमर बेस है इंडिया में। अगर हम बात कर रहे हैं सूरत से टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल सूरत में अपने आप में इतना बड़ा है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जितने कस्टमर को टच कर चुका है, उसके अलावा भी लगता है कि अभी भी देयर इज अ पोटेंशियल कि अभी भी एक ऐसा कस्टमर बेस है कि जिसको अभी ये 3 कंपनी के अलावा भी टच करना बाकी। तो फिर सूरत में हम उस विजन के साथ गए कि जहाँ पे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा के जो स्ट्रेटेजी है उससे कुछ अलग प्रोडक्ट लाइन, उससे कुछ अलग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वो डिलीवर करेंगे। और अब ये D2C था, तो अगर उसमें बोलूंगा तो वीरेन है जो मेरा को फाउंडर कम कजिन, तो उसने शार्क टैंक में अप्लाई कर दिया था। बट जब फर्स्ट स्क्रीनिंग में अप्रूव आ गया, फिर हम सीरियस हो गए कि चलो अब अगर अप्रूवल आ ही गया है तो इसको लास्ट मोमेंट तक हम फाइट करेंगे और देखते कि क्या होता है। और उसमें सबसे अच्छा हमारा गोल एक ही था कि हम लोग कन्विंस है कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है। एक नेशनल लेवल के स्टेज पर बैठकर पिच देते और देखते कि कितने लोग हमारे बिजनेस मॉडल के साथ कन्विंस है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा गोल ये था, क्योंकि जब आप एज ए ओनर खुद की ऑफिस में बैठते हो और आप जो बोलते हो वो सनातन सत्य होता है, बहुत कम लोग आपका अपोजिशन करेंगे। करेक्ट। तो एक टेस्ट करना था कि कितने लोग हमारे विजन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गोल वो था कि इन्वेस्टमेंट मिले या ना मिले, लेट अस सी कि हमारे डिस्कशन पे या हमारी इमेजिनेशन पे कितने लोग ज्वाइन होते हैं। और लकीली जो तीनों अच्छे शार्क्स है, अच्छे बिजनेस के बंदे, अच्छे बिजनेस सेंस वाले लोग हैं, वो तीनों हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो जब आप शार्क टैंक में गए, राइट, तो जर्नी और उसकी प्रिपरेशन कितने टाइम की थी, कैसे थी? अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जैसे आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग के बाद वो लोगों का आता है एक मॉक राउंड। मॉक राउंड में हम लोग जैसे मुंबई गए थे, तो आपको वो लोग मुंबई बुलाएंगे। वहां पे एक बंद ऑडिटोरियम हॉल होगा जहाँ पे एक मार्केटिंग के बंदे होंगे, बिजनेस के बंदे होंगे, फिनेंस के बंदे के सेम बंदे होंगे, शार्क्स नहीं होंगे। करेक्ट। जो फील्ड होती है बिजनेस की, वो 4 या 5 फील्ड के बंदे होंगे। और आप वहां पे सेम लेवल पे पिच करोगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो आपका आधा या पौना घंटा रहेगा। अगर वो मॉक राउंड वाली टीम को लगता है कि ये लोग नेशनल लेवल के लिए प्रेजेंटेबल है, उसके बिजनेस के, उसके आइडिया में कुछ दम है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग के लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग होता है। करेक्ट। कि ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग होगा कि यू आर गुड टू प्रेजेंट। करेक्ट। फिर हो गया कि अब फाइनेंस और बिजनेस की टीम आएगी कि आपने जितने भी डेटा बोले, जो भी नंबर बोल रहे हो, क्योंकि ये नंबर आप नेशनल लेवल पे लाई करने वाले हो। करेक्ट। तो वो हर चीज को वेरीफाई करेंगे। उस वेरिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन अगर है आपके या नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, सब चीजों को देखा जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेशनल लेवल पे पहुंच गए और फिर यहाँ पे लोकल में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है आपकी। तो इतना ज्यादा वेरिफिकेशन के बाद कोई भी दिन पे आपको कॉल आ सकता है। कॉल आ गया, देन 5-6 दिन हम लोग वहां पे 5 दिन रुके थे और 5 दिन का हमारा 3-4 दिन हम लोगों ने वहां के माहौल को समझा। और फिर एक दिन हमारा शूट डे था। और शूट डे बहुत ही रियल होता है, नो रीटेक, नो कट। जैसे हम लोगों का एपिसोड तो 15-20 मिनट का दिखाते हैं, बट एक्चुअल शूटिंग हुआ था 1 घंटा और 45 मिनट्स का। राइट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ग्रेट। सो जैसे सुदिति है, राइट, जो आपने ब्रांड बनाई है, तो उसका आई मीन जैसे मैंने लिमुडी का नाम सुना है, सुदिति इज आल्सो यूनिक नेम, तो नेम आपको कैसे आइडेंटिफाई हुआ और उसका यूएसपी क्या है? अगर किसी को उस ब्रांड से जुड़ना है तो उसका यूएसपी आप क्या कह सकते हो? सुदिति का 2 होता है। एक तो कोई भी आज के इंडिया में पूछता है कि तुम्हारा नाम जो है उसका मतलब क्या होता है। तो सुदिति का नाम का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल वुमन। ओके, ग्रेट। और जो संस्कृत वर्ड है, और थी जो है थोड़ा साउथ इंडियन टच है। सेकेंड हो गया कि आपका ब्रांड का मोटो क्या है। आज हर कोई बंदा बोल देता है कि हम अफोर्डेबल फैशन देते हैं, क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता कि आप अफोर्डेबल चीजें सप्लाई करते हो, तो आप अफोर्डेबल सही में जेन्युइन। क्योंकि वैल्यू फॉर द क्वालिटी डिफाइन करना सबसे टफ होता है। आप 5 रुपए में भी चीजें बेच सकते हो और 50 रुपए में भी बेच सकते हो, बट 5 रुपए में फिर वो क्वालिटी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि वो एटलीस्ट यूजेबल होना चाहिए। हम अफोर्डेबल देते हैं तो वो अफोर्डेबल में वैल्यू फॉर मनी को 100% जस्टिफाई करते हैं, और वो वैल्यू फॉर द मनी जस्टिफिकेशन है, उसी के लिए आज तक वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑपरेट किया है। उसके लिए हमारा जो कस्टमर बेस का जो ग्रोथ रहा या बिजनेस का ग्रोथ रहा,
उसका रीजन है कि जिस लोगों ने हमसे परचेज किया वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि जो हम बोलते कहीं ना कहीं उसको मैच करते हैं, तो वो लोग फिर रिपीट आते गए और वर्ड ऑफ माउथ बिल्ट होता गया। तो जैसे आपको शार्क टैंक में 3 शार्क ने आपके साथ वेंचर में इन्वेस्ट किया, अनुपम, पीयूष एंड अमन ने, तो आप पहले जो शार्क आने से पहले जैसे वर्क करते थे और उसके बाद जो वर्क करते हो उसमें कुछ डिफरेंस आया कि द सेम वे यू आर वर्किंग ऑन? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इफ यू कैन हाईलाइट ऑन दैट कि क्या क्या डिफरेंस आया और उससे क्या बेनिफिट हुआ? पहले अगर आप उसको सीधे बोलेंगे तो पहले आप अकेले थे, तो बहुत ज्यादा चीजें आप अप्स एंड डाउन और प्लानिंग के साथ खुद प्ले कर सकते थे। अब एक आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हुए, प्लानिंग का सबमिशन हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर डिप डाइविंग हो रहा है, क्या बेटर कर सकते उसके ऊपर डिप डाइविंग हो रहा है। पहले सोचते थे बट वो लेवल ऑफ सोच इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं थी, क्योंकि वो हो गया ना, खुद के एग्जाम लेने में आप कितने एक्साइटेड रहोगे, क्योंकि खुद के एग्जाम लेनी है तो आप इतने ज्यादा डीप डाइव नहीं कर पाओगे। जब आप एक थर्ड पर्सन के साथ बैठ रहे हो पूरा बिजनेस के लिए हर दिन एनालिसिस ही कर रहे, तो उसकी डीप डाइव से आपको बहुत ज्यादा न्यूआंस आपको व्यू पॉइंट मिलते हैं, आपको एडवाइस अच्छी मिलती है। और मैं सबसे बेहतरीन बोलूंगा बिजनेस में मोर डिसिप्लिन अप्रोच आ गया और फोकस्ड अप्रोच आ गया। मानते थे कि हम डिसिप्लिन थे, फोकस्ड है, बट उसका एक इवॉल्व वर्जन अब बिजनेस में डेवलप हो रहा है। ग्रेट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, यू विल बी मोर अकाउंटेबल, मोर सीरियस, और आप जो कर रहे हो उसको अब लगता है कि मैं बेस्ट कर रहा था लेकिन उसका एक और बेटर वर्जन में कर सकता हूँ, और विद द टाइम फ्रेम आप उसको बेटर बनाते जाओगे और आपका बिजनेस भी उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। सो जैसे कि आप शार्क टैंक के बाद जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी ब्रांड में सेल्स बढ़ गया, बहुत सारी ब्रांड में उसका इम्पैक्ट आया, उन्होंने पीआर की तरह बहुत यूज किया। तो आप ऐसा कुछ हाईलाइट कर पाओगे कि शार्क टैंक की विजिबिलिटी के बाद क्या सेल्स नंबर पे, बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट आया उसका? शार्क टैंक के बाद हमारा बिजनेस में 2 पैरामीटर पे सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट मैं बात करूंगा। एक हो गया कि प्रीपेड रेशो, जो हम लोगों का पहले प्रीपेड रेशो रहता था 10-15%, वो आज की तारीख में 48%। वाओ। सो दैट ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी, कि अगर इस कंपनी से मैं लेता हूं तो वो कोई फर्जी और फ्रॉड कंपनी नहीं है, क्योंकि ये लोग नेशनल टेलीविजन पे आ चुके हैं। करेक्ट। और वो नंबर से दिख रहा है। करेक्ट। सेकेंड हो गया 4 या 5x स्पाइक आ गया सेल्स। साड़ी के लिए तो हम पहले भी मेटा ऐड करते थे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट अब वो मेटा ऐड के बाद जब बंदा विजिट करता है वेबसाइट पर, उसको वेबसाइट पे कंटेंट मिलता है कि ये कंपनी वो है कि जिसपे ऐसे लोगों ने भी भरोसा किया, तो अब बिजनेस का जो नंबर है वो स्पाइक ज्यादा हो गया। सो नाउ आफ्टर शार्क टैंक हम लोगों ने 5x तक स्पाइक देखा है, और हम आज भी 3 और 4x स्पाइक के साथ कंटिन्यू। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो बिजनेस था वो 3x हो गया? यस राइट। विद द विजिबिलिटी और विद द ट्रस्ट, आप जो भी कंपोनेंट ऐड हुए उसका बिजनेस 3x हो गया, और 5x के साथ 3x में कंटिन्यूटी में वो चल रहा है। राइट। मैंने कहीं पे आपके एपिसोड में सुना था कल कि आप एवरी सैटरडे 100+ साड़ीज का कैटलॉग लॉन्च करते हो। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू दैट, बिकॉज एक वीक का टाइम, 7 डेज का टाइम है जहाँ पे मेरे को 100 साड़ीज आइडेंटिफाई करनी है, उसको लॉन्च करना है, उसको शूटिंग करना है, प्रिंटिंग करना है, सब कुछ करना है, राइट? तो ये जो ऑपरेशन पूरा होता है, ये जो पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आप इतने छोटे टाइम फ्रेम में, और वो कंसिस्टेंट आप कर रहे हो। yes, right. मैंने देखा है कि कंसिस्टेंट कर रहे थे। हम जैसे बात कर रहे थे कि ना वो 100 का नंबर 600 हो चुका है, राइट? तो आप वो ये कैसे करते हो, और उसके लिए क्या ऑपरेशन फंडा आप उसमें मैनेज करते हो, या कैसे आपको उसको स्ट्रीमलाइन करके रखा हुआ है? जैसे मैंने आपको बोला था, सूरत हो टेक्सटाइल का गोल्ड माइन, तो यहाँ पे 100 लॉन्च करना बड़ी चैलेंज नहीं है अगर सही में, बट 100 बेटर लॉन्च करना अपने आप में ऑलवेज चैलेंज होती है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप ऐसे सूरत में मैं बैठा और यहाँ पे जितने भी लोग सूरत में टेक्सटाइल में काम करते हैं, और उसको ये बोलेंगे कि तुम 100 डिजाइन लेकर आ जाओ, तो मेरे को लगता है कि 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हम एक हफ्ते में 100 डिजाइन लेकर करेक्ट आ जाएंगे, और वैसे हर हफ्ते लेकर आ जाएंगे। करेक्ट। बट उसको कस्टमर की चॉइस के साथ जस्टिफाई करना वो बड़ी चैलेंज होती है। तो हम लोग एक साथ 2 या 3 वीक का प्लान चलाते हैं साथ में, और प्लान कमिटमेंट की जो टीम है ना, उसका भी एक 100 लॉन्च होने पे जो हैप्पीनेस आती है ना, उसकी हैप्पीनेस उसी में। करेक्ट। राइट है। तो हमारा खुद का एक 2 या 3 लोग इन्वॉल्व है
इंडिविजुअल लेवल पे, कि जो एक बंदा है जिसका सोर्सिंग हो गया, शूटिंग हो गया, उसमें कहीं पे भी अगर फटा तो बैकअप के लिए क्या होगा, अगर 100 है तो हम 120 या 30 डिजाइन के साथ प्लान करेंगे। अगर 25-30 में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एटलीस्ट वी शुड गो लाइव विथ मिनिमम 100 डिजाइन। करेक्ट। सो विद द बैकअप वी आर डूइंग दिस ऑल दिस थिंग, कि अगर मेन स्ट्रीम भी फट गया तो देन वी शुड हैव समथिंग इन द बैकअप, बट हमारी जो कमिटमेंट फॉर द कस्टमर है 100 वो मिस होनी चाहिए नहीं। जैसे आपने बताया कि आप 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो 3 लोगों में वो जो विद एफिशिएंसी विद द क्वालिटी वो काम हो पाता है क्या? वो 3 को सपोर्ट करने के लिए बहुत होंगे, बट वो 3 ओनरशिप वाले बंदे हैं। दैट्स अ पीपल हु इज टेकिंग ओनरशिप कि मेरे को करना है, देन देयर इज अ सब टीम जो उसको पूरा मैनेज करके बिल्ड करती है। जैसे सुदी के जो ब्रांड एम्बेसडर है, राइट, मुन्नी रॉय, तो वो आइडिया आपको कैसे आया कि उनको ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के लिए रखना है? अगर आज इंडियन सेलिब्रिटी में देखेंगे तो साड़ी को जो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि फैशन में क्या बोलता हूँ, हम ये समझते हैं, हम फैशन इंडस्ट्री में आप जब कोई चीज परचेज करते हो ना, तो बहुत बार लोगों का एक माइंडसेट देखना आप, कि वो ऑनलाइन चीज देखेगा, फोटो देखेगा, परचेज कर लेगा, घर पे आएगा, फिर खुद पहनेगा, फिर सोचेगा ये क्यों मैंने ले लिया। करेक्ट, होता है ऐसा। आई थिंक ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, और वो बाद में रिफंड हो जाता है कि भाई नहीं चाहिए मेरे को। एक्चुअली आपने वो जो बंदा जितना अच्छा कैरी कर रहा है ना उस गारमेंट को अपने ऊपर, उसको इंस्पिरेशन में लिया था। करेक्ट। गारमेंट से ज्यादा आपने उसको हाउ टू कैरी दैट फैशन, वो आपका इंस्पिरेशन था। और अगर वो देखेंगे तो जितना मोनीरो अच्छे से साड़ी को कैरी कर पाएंगे नेचुरली, उतना बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वो बंगाल से, और बंगाल अपने आप में वेस्ट बंगाल, करेक्ट, वेस्ट बंगाल अपने आप में साड़ी का सबसे अच्छा हब गिना जाता है, क्योंकि साड़ी की फैंटेसी वेस्ट बंगाल में इंडिया में जितनी ज्यादा है उतनी कहीं नहीं है। तो जो नेचुरली साड़ी को कैरी करने का टैलेंट मोनी रॉय में मेरे को लगता है बहुत कम सेलिब्रिटी में होगा। सो फैशन जो बंदा कैरी कर पाए, जो बंदा उसके साथ सही में जीता वो चाहिए, तो दैन शी वाज द परफेक्ट चॉइस। तो उसको जैसे आपने एम्बेसडर के लिए सिलेक्ट किया, शूट हुआ, मैंने आपका वीडियो एड भी देखा, दैट्स अ ग्रेट वीडियो शूट। तो क्या उसके पहले जो सेल्स हो रहा था और उसके बाद जो सेल्स हो रहा है उसमें कुछ नंबर में डिफरेंस है, कुछ इम्पैक्ट हुआ है उसके अंदर? यस, 100%। अभी आज की तारीख में हम लोग मोनी रॉय कैंपेन के बाद 2.5 या 3x पे चल रहे। तो क्योंकि मोनी रॉय के बाद एक मोनी रॉय का खुद का भी फॉलोअर बेस है, करेक्ट, और इंडिया में एक 2 टाइप से फैशन बिकती है। एक हो गया कि आप फैशन की चॉइस करते हो जहां पे हमारी जवाबदारी आती है कि अच्छी डिजाइन लेकर आए। दूसरा हो गया कि आप किसी के फैन फॉलोअर हो, वो जो बंदा करेगा आप सब कुछ करोगे, फिर आपको पसंद आए या नहीं आए। करेक्ट। सो अभी हमको दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। ग्रेट। कि मोनी रॉय के फैन फॉलोअर भी हमसे परचेज कर रहे हैं, और हमारा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है फैशन को डिलीवर करने का, उसका तो पुश चल ही रहा है। करेक्ट। मैंने आपके पेज पे पढ़ा था कि यू हैव द टारगेट ऑफ अचीविंग द 100 करोड़ इन दिस फेस्टिवल सीजन, राइट? तो जो 100 करोड़ अचीव करने का जो ग्रोथ फॉर्मूला है, कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, कि उसके पीछे क्या वर्क प्लान है, कि जो आप सोच रहे हो कि भाई दिस इज अचीविंग 100 करोड़ इज अ बिग माइलस्टोन, राइट? जैसे हम माइलस्टोन की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, व्हेन यू अचीव वी विश फॉर दैट, एंड जब करोगे देन यू विल हैव द अनदर हैप्पीनेस फॉर दैट, राइट? तो उसके पीछे क्या आपने ग्रोथ फॉर्मूला बना के रखा है? कितनी टीम काम कर रही है? उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना के रखा हुआ है? उसमें जैसे एंड ऑफ द डे 100 करोड़ करने के लिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टीम्स, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग ये मानते हैं कि अगर नॉर्मल, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर देयर इज अ 4 ब्रदर्स, करेक्ट, तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि चारों के चार अच्छे टैलेंटेड हो, अगर सेम डीएनए के बंदे हैं तो भी। तो 5-6 टीम काम कर रही है, बट अगर कोई एक टीम थोड़ा सा अपने आप में अगर काम नहीं दे पाती है तो 5 टीम के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर एक टीम एक दूसरे को सपोर्ट करके पुश करनी चाहिए, वो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, और उसमें टीम 100% करती है। कि आपका सोर्सिंग फट रहा है और दूसरी टीम अगर फ्री है तो आपको मदद करेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि सोर्सिंग वालों ने नहीं किया तो हम गोल कर पाए नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑटोमेशन, इनोवेशन, आपके पास 400 प्लस लोगों की टीम है, राइट? तो ये टीम, पूरी टीम मैनेज करने के लिए डेफिनेटली यू हैव द ऑटोमेशन अवेलेबल, और आपने ऑटोमेशन किया होगा। तो ऐसी क्या सिस्टम और प्रोसेसेस है जो आप डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करते हो? डे टू डे लाइफ में आपको मीन्स आपको जैसे आप व्हेन यू स्टार्ट योर डे, वो कैसा रहता है कि भाई दिस इज द, पहले मेरे को ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, ऐसा कुछ स्केड्यूल? और आप उसके लिए क्या टूल यूज करते हो? जो हम लोग अभी भी एक 10 साल पुरानी कंपनी है, तो इतना इवॉल्व नहीं है। तो हमारे में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है,
बट वो टेक्नोलॉजी अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड है, क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट छोटी छोटी सॉल्यूशन डेवलप हो गए। करेक्ट। तो आज कंपनी में हम बहुत बार इंटरनली एज ए ऑन द लाइटर मूड बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन के आइलैंड है। वी डोंट हैव परफेक्ट काइंड ऑफ दैट ERP और कॉमन प्लेटफॉर्म सिस्टम के where we synchronize or connect with each other। करेक्ट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट बहुत सारे आइलैंड बन चुके हैं और वो आइलैंड से आज कंपनी चल रही है। बट यहाँ से हम लोगों का टारगेट है कि विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेंगे फॉर ऑल द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो समझ चुके हैं। बेसिक डेज जो स्टार्ट होता है मॉर्निंग से वो MIS से होता है। सबसे पहले MIS देखने का, फिर समझ में आता है कि भाई चलो कैसा चल रहा है और क्या जा रहा है। एंड देन एज पर हमारी इंडस्ट्री में अनएक्सपेक्टेड शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम वेंडर बेस इतना बड़ा होता है तो कोई वेंडर सडनली कोई आ गया, वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर वो सब कुछ नहीं है तो इन द फर्स्ट हाफ मेरा मोस्ट ऑफ मीटिंग इंटरनल टीम के साथ रहता है, और सेकेंड हाफ में जो मीटिंगें रहती है वो थर्ड पार्टी या आउटसाइडर के साथ रहती है। सो जैसे आपने दो चीज हमारे कन्वर्जेशन में आई थी, वन इज अ डेटा स्टडी एंड सेकंड अभी आपने बोला MIS। तो ऐसे लेट्स से मैं D2C बिजनेस चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कौन से 3-4 पॉइंट डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली पे चेक करने चाहिए कि जहां से मेरे को पता चले कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ और मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ? दोनों के डिफरेंट है, D2C के डिफरेंट है, फ्लिपकार्ट अमेज़न मिंत्रा के डिफरेंट है। D2C की बात करें तो उसमें तो बहुत सीधा है कि आपका कन्वर्जेशन रेट गिर नहीं रहा है ना पर डे का, आपका कैक पर डे का इंटेक है नहीं है। थर्ड हो गया आपका डिलीवरी और रिटर्न रेट, 4-5 मैट्रिक्स है कि उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हम उसके ऊपर थोड़ा ना कहीं वर्क स्टार्ट कर देते हैं। बात आती है फ्लिपकार्ट अमेज़न मिंत्रा के, तो वहां पे हम ज्यादा फेस्टिव मोड से चलते हैं या इवेंट मोड से चलते हैं कि फ्लिपकार्ट के इस महीने में अगर 2 सेल है तो हम लोगों का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि 2 सेल में हम कितना ज्यादा पुश करेंगे और विदाउट दैट सेल्स हम कितना पुश करेंगे। और उसके लिए फिर हमारा नंबर रहता है कि उसमें हीरो FSN कितने हैं, क्योंकि वहां पे हीरो FSN का डेप्थ बहुत लंबा चला जाता है। तो दोनों की स्ट्रेटेजी के MIS बहुत डिफरेंट रहता है। एंड सेकंड, जैसे कि आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपके पास सेकंड लाइन लीडर, थर्ड लाइन लीडर होंगे, तो जो आप उसमें क्या ऐसा मेक श्योर करते हो कि जहां पे डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो? फॉर एग्जांपल आपका सेकंड लाइन लीडर मे बी छुट्टी पे जा रहा है, 1 वीक के हॉलीडेज पे चला गया या सिक लीव आ गई, समथिंग हैपन, राइट? तो आप कैसे उसको अनएक्सपेक्टेड लीव, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ऐसी कौन सी आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन यू शुड बिल्ड एज अ स्ट्रेटेजी? उसमें एक अच्छी बात है कि हम उस धंधे में है या उस बिजनेस में जहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़न मिंत्रा बाय डिफॉल्ट हमको ऑन द टो रखता है एवरीडे। क्योंकि आपने 4 बजे का आज का डिस्पैच हैंड ओवर कर दिया, आपने आज का दिन का अचीवमेंट हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपका 3 बजे अगर हैंड ओवर नहीं हुआ है ना तो पैनल्स अपने आप ब्लिंक होने लगेगी कि भाई ब्रीच होने वाला है। करेक्ट। तो वो फ्लिपकार्ट नहीं हुआ ना तो पूरी कंपनी फ्लिपकार्ट का ब्रीच रोकने के लिए वहां पे खड़ी हो जाएगी। अमेज़न नहीं हो रहा तो अमेज़न के लिए हो जाएगी। तो हम लोगों ने वो, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपको रिजल्ट से कंट्रोल करना होता है। सो हमने रिजल्ट को हमारा मेन बेंचमार्क बना दिया कि एवरीडे डिस्पैच जितने ऑर्डर है वो हो रहे, मतलब एक पीछे की पाइपलाइन से ही जा रही है। सो ब्रीच 0% होना चाहिए, फेल 0% होना चाहिए। उसका हमारा ट्रैकिंग एवरीडे नाइट को बहुत परफेक्टली होता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि जो हम ब्रिज की बात कर रहे हो गया हो और उसको आपने कैसे मैनेज किया हो? 1-2 बार हुआ है अभी तक, 10 साल में मैक्सिमम गिनूंगा तो 3 टाइम। ओके। एंड उसका इम्पैक्ट कुछ होता है कि दिस इज जस्ट लाइक ओके इट हैपेंड देन यू ब्रीच अभी तक हमने जो कंपनी का अलाउड थ्रेशोल्ड होता है उससे ज्यादा कभी नहीं किया है। ओके। बट एज ए इंटरनल कंपनी हमने ऐसा गिना हुआ है कि सिंगल पीस का ब्रीच इट इज अ क्राइम फॉर द कंपनी। करेक्ट। तो हमने इंटरनली भी 2-3 बार ही ब्रीच होने दिया है। हो गया होता है, फिर क्या होता है कि वो CBI की तरह डिप डाइव होता है, कहाँ से फटा, क्यों फटा, प्रोसेस में क्या क्या दिक्कत आ गई थी, कौन से बंदे ने किसको रिपोर्टिंग नहीं किया, कितने बजे पहले जाना चाहिए था। देन यू सेट अगेन नेक्स्ट लाइन ऑफ ओनरशिप का अब ये माहौल दूसरी बार रिपीट होना चाहिए नहीं। I can relate that. जैसे कि कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गया, राइट, देन यू कैन गो एंड डिप डाइव ऑन दैट एंड देन आपने आइडेंटिफाई करने का पता चलता है कि ये नहीं करना था,
Yes. यहाँ पे ये आपने मिस कर दिया, देन इट्स हैपन, राइट? सो आप उसको और सॉलिड करते हो, उसको और स्ट्रीमलाइन करते हो, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखते हो कि ये नहीं होना चाहिए। Yes. और अभी अपने बात कर रहे थे, आपने बोला कि आपका जो रिटर्न ऑफ कस्टमर है उसका परसेंटेज आई थिंक 45 है, राइट? 23 आरटीओ है, कस्टमर रिटर्न सूरत में हार्डली 8% है। ओके, सो जो आरटीओ आपका 23 है, आप उसको कैसे अचीव कर पाए? उसके लिए आप क्या ध्यान में रखते हो कि ये आरटीओ 23 तक पहुंच चुका? एक्चुअली हमारा जो इंटरनल बेंचमार्क है वो 15 है। हम्म। सो स्टार्टिंग में तो 35 था, ओके। वो शार्क टैंक के बाद कम हुआ। हम्म। क्योंकि एक कंपनी हो, आप एक वेबसाइट हो, और इंडिया में सीओडी ऑर्डर तो बहुत इजी है। करेक्ट। तो लोग क्या होता है कि एडवर्टाइज देखते हैं, फैशन देख ली, इंट्यूशन में आकर बाय कर लिया। करेक्ट। फिर उसको जब मैसेजेस जाना शुरू होता है ना कि योर ऑर्डर इज ऑन द वे, Correct. योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच, Correct. फिर उसको लगता है कि चलो ये काम का नहीं है, करके फिर वो कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करते हैं तब वो आरटीओ होता है। तो पहले वो ट्रस्ट का गैप था तो 35 था, अभी वो ट्रस्ट का गैप कम हुआ तो 23 हुआ। बट आई बिलीव कि जैसे जैसे इसमें दो जर्नी साथ में चलते, पहले हमारे पास कस्टमर बेस कम था तो ये नंबर ज्यादा दिखता था। अब कस्टमर बेस जैसे जैसे बड़ा होगा और उसका रिपीट ज्यादा आएगा तो ये 23 अपने आप 15 पे लैंड कर लेगा। ग्रेट। सो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि फैशन की, राइट? फैशन बहुत एक पेचीदा क्वेश्चन है। आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, बिकॉज जैसे फेस्टिवल चेंज होता है ऐसे फैशन चेंज होती है, जैसे टाइम चेंज होता है, 5 years 10 years 9 years, जो पुरानी चीज थी वो फैशन में आ जाती है, नई चीज चली जाती है। ऐसा कुछ नया इनोवेशन आ गया, जैसे एआई चल रहा है, राइट? एआई आ गया तो जैसे एआई के अंदर लोग भी डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे भी स्टार्टअप है कि जो आपको एआई के अंदर डिजाइन बना के देंगे। तो जो ये ट्रेंड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनोवेट, वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्रीमलाइन इन द लुकिंग दैट दिवाली आ रही है उसका फैशन चेंज हो जाएगा, बंगाली में कुछ फैशन फेस्टिवल आ रहा है उसका फैशन चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये बहुत डिफिकल्ट है एज पर माई नॉलेज। आपको उस इंडस्ट्री से आपको ज्यादा पता है, तो आप उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करके रखते हो कि हाँ दिवाली आ रही है तो हमें ये करना है, बंगाली में ये फेस्टिवल आ रहा है ये करना है, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करते हो, उसको कैसे इनोवेट करते हो उसको? उसके लिए जैसे अभी तो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो अब हो सकता है कि बहुत इजी हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोग ऑफलाइन जो मार्केट है, सूरत में इतना बड़ा ऑफलाइन मार्केट है जो सालों का लर्निंग और एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, वहां पे जाकर समझते थे कि आप दिवाली में क्या कैटलॉग लॉन्च करते हो, क्यों करते हो, क्या रेंज में करते हो, क्या कलर करते हो। अब उसमें से 2 कंपनी ये बोल दी कि हमारा तो हर दिवाली में बाय डिफॉल्ट बिकना ही है, आंख बंद करके आप जाओगे तो वेस्ट बंगाल में बिकना ही है, यूपी में बिकना ही है। तो फिर अपने लिए सीखना नहीं होता है, वो टेस्टिंग एंड ट्रायल करना था। तो ऑफलाइन में जब भी आप कोई प्रोडक्ट नॉर्मली लॉन्च करते हो तो आप मार्केट में जाकर रिसर्च करते हो, सेम यहाँ पे हम ऑफलाइन मार्केट में जाकर फैशन को रिसर्च करते हैं, समझते हैं और फिर लॉन्च करते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स सेगमेंट से हो, राइट? तो उसमें 2 चीज होती है, आप जैसे मार्केट प्लेस हो गया और एक D2C हो गया। तो जैसे मेरे को पता है, आई मीन बिकॉज वी बिलोंग दैट IT इंडस्ट्री, वी बिलोंग दैट एरिया, तो D2C इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड दैट, बिकॉज क्या होता है कि मार्केट प्लेस में आपके पास ऑडियंस है, वहां पे ऑडियंस Amazon फ्लिपकार्ट खुद डिराइव करती है, जहां पे कि आप D2C करोगे वहां पे आपको खुद को ऑडियंस लानी है, खुद को एड चलानी है, दैट बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड, राइट? तो आपने वो बना के रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ आप स्टेप या ब्लूप्रिंट दे पाओगे कि जहां पे जो जिनको नया स्टार्ट करना है, कि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास वेबसाइट है लेकिन वो डिराइव नहीं हो रहा है या उसका सेल्स नहीं हो रहा है, राइट? तो ऐसे आपने वो लास्ट 5 years में ऐसे कौन से स्टेप फॉलो किए, ऐसे कौन सा आपने वर्क अराउंड किया कि वो सक्सेसफुल बना वहां पे? स्पेशली जैसे आपने आपके कन्वर्सेशन में एक शब्द बोला AI, करेक्ट। तो पहले क्या था कि अगर आप खुद की वेबसाइट करते हो ना, तो आज की तारीख में शॉपिफाई और टूल इतने ज्यादा आ गए कि पहले एक लिमिटेशन थी कि अगर आपके पास टेक का एक्सपोजर नहीं है तो खुद की D2C चलाना बहुत टफ था। आज वो अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। करेक्ट। तो आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन द टेक थी कि जहाँ पे आप खुद बिल्ड कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 में जब लिम्बुडी वेबसाइट हुआ करती थी मजेंटो पे, तो उस दिन तो मेरे को कभी मालूम ही नहीं पड़ा आज तक कि मैं कपड़े बेचने का धंधा करता था या मैं मजेंटो को बिल्ड करने का धंधा करता था। करेक्ट। क्योंकि उसमें कुछ भी छोटा काम है, सो यू नीड टू गो टू दैट डेवलपमेंट कंपनी, आप उसको बोलो वो आपको बिल्ड करके दे। आज वो इतना इजी हो गया, प्लग एंड प्ले हो गया, आप एक तो अब आपके लिए वापस वही हो गया कि आप 2 चीजें, प्रोडक्ट को सही से आइडेंटिफाई करो, कस्टमर के पास सही से पहुंचो, कस्टमर सर्विस को इंपॉर्टेंस दो और उस पूरी प्रोसेस को बिल्ड करो। करेक्ट।
और उसके लिए आप इंडिया में आज इतना ज्यादा कंपटीशन इंटरनली भी है हर एक डोमेन में। आप लॉजिस्टिक ले लो, आप आईटी ले लो, तो आपका काम हो गया कि उसमें से बेस्ट टू बेस्ट आइडेंटिफाई करना आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के मुताबिक। अगर ये आप सही से कर पाते हो तो बहुत इजीली आप ट्राई कर लो। करेक्ट। हमने इंट्रो में बोला था कि आप साउथ गुजरात चैम्बर के ई कॉमर्स के कमिटी के चेयरमैन हो, राइट? तो जैसे गुजरात एक एज ए टेक्सटाइल जाना जाता है, टेक्सटाइल एज ए पहचाना जाता है, तो गुजरात को अगर हमें ग्लोबल लेवल पे रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या हम स्टेप ले रहे हैं उसको करने के लिए? नॉर्मली कोई भी, जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि आर्मी से मैं ज्यादा इंस्पायर हूँ, तो उसमें एक बहुत सीधा होता है कि आपको देशभक्ति करनी है तो पहले अंदर से आनी चाहिए। आपकी बटालियन का खुद को प्राउड होना चाहिए। तो सूरत में कपड़ा बनता है, पूरी दुनिया जानती है। करेक्ट। बट आज तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि सूरत से इतनी ज्यादा ब्रांडें कभी नहीं बनी। राइट। अगर एक या दो ग्लोबल लेवल पे ब्रांड बन जाती है ना, फिर यहाँ पे लोगों का फोकस अपने आप आ जाएगा और फिर ये सूरत मार्केट अपने आप ग्लोबल लेवल पे टेक्सटाइल पे बड़ा विनिंग पोजीशन पे आ सकता है। सो आई थिंक अब जितना एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल लेवल पे सूरत को मिल रही है और यहाँ से अगर 2-5 साल में अगर 2 या 3 ब्रांड भी हमने ग्लोबल लेवल पे बना दी तो फिर सूरत अपने आप में बहुत सारी चीजें अचीव कर लेगा। जैसे आप AGCCI में ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है कि जहां पे किसी को D2C स्टार्ट करना है, जिसको Amazon फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करना है, तो आके जुड़ सके, ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है कि जहां पे वो आके अटेंड कर सके और लर्न कर सके? SGCCI में अपने आप में पूरे साल में मोर देन 350 प्रोग्राम चलते हैं। उसमें कुछ प्रोग्राम सेमिनार फ्री होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे एमिनेंट स्पीकर आते हैं और कुछ प्रोग्राम उसके पेड वर्जन होते हैं कि जहाँ पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, तो ये सब पे कोर्स चलते हैं। अगर आप लाइफ टाइम मेंबर HGCCI के बहुत नॉमिनल अमाउंट है, कुछ 18-20 हजार, अगर उससे बन जाते हैं तो आप लाइफ टाइम SGCCI को एक्सेस करके बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हो। सो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा हमारा। तो लेट्स से अगर आपको ये बिजनेस अभी स्टार्ट करना है, सो वी टॉकिंग अबाउट, लेट्स से यू आर 20 ईयर ओल्ड अभी हो, तो आप ऐसी कौन सी एडवाइस आपको दोगे या ऐसा कौन सी चीज करोगे जो आपको पहले नहीं की थी और आप अभी करना स्टार्ट करोगे? मैंने 10 साल में बहुत सारी चीजें ट्राई की। साड़ी हो गया, मेंसवेयर हो गया, लॉन्जरी हो गया, कॉस्मेटिक को भी रिसर्च कर लिया था, ज्वेलरी को भी रिसर्च कर लिया था। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जब सक्सेस मिल जाए तब बंदे को लगता है कि वो सब कुछ बेच सकता है। तो बेचने की जगह पे सब कुछ एक ही चीज को बड़ा बेचने में फोकस करना चाहिए जब तक उसका पोटेंशियल, एक खुद का और प्रोडक्ट दोनों का पोटेंशियल जब तक अचीव नहीं होता है तब तक उसके साथ डटे रहना चाहिए। करेक्ट। एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है वो रोलर कोस्टर की राइड है, राइट? इट्स नॉट अ स्ट्रेट वे हाईवे। तो उसमें बहुत चैलेंजेस आई होंगी, उसमें प्राउड मोमेंट भी आए होंगे, जैसे हम बात कर रहे थे, यू हैव आल्सो अचीव लॉट्स ऑफ माइलस्टोन। तो उसमें से आपको हाईलाइटेड कुछ करना चाहिए कि करना हो कि दिस इज अ चैलेंजेस व्हिच वी, मैं बोल सकता हूँ कि दैट वाज अ वन टॉप 1% चैलेंज एंड दिस इज अ टॉप 1 माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन दैट। चैलेंजेस में ऐसा था कि कभी ऐसी सीजन हुआ करती, तो एक बार ऐसा हो गया था कि सबसे अगर टफेस्ट चैलेंज बोलूं मैं ऑपरेशन साइड, आप आईटी के हो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सर्वर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी और पूरा वेयर हाउस अराउंड 1.5 लाख जो यूनिट था वेयर हाउस में, अब उसका पूरा WMS उसी में था। और उस समय हमको खाली टैग को लॉन्च करना ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट था, बैकअप कभी नहीं लिया था। तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी और 12 घंटे में पूरी टीम ने मिलकर मैन्युअली वापस उस ERP पे स्टॉक अपलोड कर दिया था। तो वो एक अच्छी मोमेंट थी। सेकंड हो गया कि हम लोग हमारी स्टोरी के साथ जीते थे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। रिकॉग्निशन, अच्छे लोगों को मिलना, लोगों आपके साथ बैठे, जैसे मेरे लिए सबसे अच्छी मोमेंट थी कि जब फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ऑफिस में आए थे आधा घंटे के लिए और वो फिर हम दोनों 1.5 या पौने 2 घंटे तक बैठ गए एंड ही एक्सप्लोर मेनी थिंग्स कि हम बिजनेस में, फैशन में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या बेटर कर सकते हैं और उसको सजेशन वैल्यूएबल लगे। तो ये सब चीजें बहुत ही एक रिकॉग्निशन या प्राउड मोमेंट थी। चलो आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो बात है, उसमें लोग कनेक्ट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जब तक लोग कनेक्ट कर रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी, इट्स ऑल्सो वेरी लॉन्ली, ऑल्सो यू फील बर्न आउट कि भाई नहीं हो रहा है, अभी नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, ऐसा फीलिंग आता है, राइट? तब आप
उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए और क्या करते हो, ऐसा कैसे उसको डील करते हो? अब ये हो गया आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर आ गया। जैसे ये हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो पर्सनल चॉइस होती है। सो मेरा खुद का पर्सनल चॉइस ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जाती है ना, मैक्सिमम इट विल हिट मी 7 to 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैं नॉर्मली हूँ, कितना भी वर्स्ट टू वर्स्ट हो गया होगा। हाईएस्ट वो हिट मेरे को करेगा 7 to 10 मिनट्स, उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ। और हो सकता है कि आप मेरे को स्माइल करते हुए देखोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम और फटा होता है ना, उस समय मेरे को ज्यादा हंसी आती है। राइट। तो मेरे पास कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा ना, तो मैं उससे हंसते हुए बात करूंगा। मैं बोलूंगा जो फटना था फट गया, अब क्या करना है उस पर दिमाग लगाते हैं। करेक्ट। क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं उसको दिमाग छोड़ो। और अगर सही में हम लोग होते हुए इतना फटा, तो उसका भी एक हंसी आती है कि चलो हमने होते हुए फट गया, तो फिर हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो मैक्सिमम आई एम इन दैट मोड 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आज के जो एंटरप्रेन्योर है, राइट, उसको अगर ग्लोबल ब्रांड बनाना है, तो उसको आप क्या 2 से 3 एडवाइस देना चाहोगे? एक तो जैसे मैंने बोला कि आपको फोकस रहना। आप खुद हर कोई बंदा बोले कि मेरे को बिजनेस करना, बात करना। नॉर्मली हम लोगों के बिजनेस डेफिनेशन क्या होती है? मेरे 2 दोस्त ने या मेरे 5 दोस्त ने मेरी तारीफ कर ली, मीन्स मेरे में कुछ है। उससे ऊपर जाकर इस बिजनेस के या कुछ बड़े बिजनेस के बंदे, वो अगर आपकी स्टोरी बाय कर रही है, वो आपकी स्टोरी से इंप्रेस है, वो जब तक नहीं है तब तक आपको वैसा काम करना पड़ेगा कि लोग आपके साथ कनेक्ट हुए, लोगों को आपकी बातों पे कनेक्ट करने का एक इमोशन आना चाहिए। वो जब तक नहीं है तब तक आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। नॉर्मली आई बिलीव जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, या मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को मिला, वो 10 दोस्त की कहानी में ही आई थिंक अपने आप को बिल्ड कर लेते मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सराउंडिंग के लोगों ने मेरी तारीफ कर दिया कि तुम में कुछ। करेक्ट। तो उससे बियॉन्ड जाकर तुमको खुद को टेस्टिफाई करना चाहिए उस बंदों से कि जो अपने आप में बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिल्ड करके बैठे हैं, और वो तुम्हारी बातों से कन्विंस होने चाहिए। अगर वो हो रहे तो तुम कुछ ना कुछ बिल्ड कर लोगे। नहीं कर पा रहे तब तक तुम वर्क करो कि क्यों नहीं कर पा रहा हो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हिरेन भाई। धन्यवाद। तो ऐसा कौन सा टूल है जिसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होता है? मेरा एमएस के बिना नहीं समझ में आता क्या हो रहा है कंपनी में। आपकी एक जो टीम है, टीम में आप ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको वो चाहिए ही चाहिए? ओनरशिप। आपका बिजनेस का पहला रूल क्या है? कोई भी चीज को यस और नो में कंप्लीट करो। नो एक्सक्यूज, नो डिप्लोमेटिक आंसर। ऐसी कोई एक बुक या प्रिंसिपल आप किसी को आप फॉलो करते हो, किसी को एडवाइस करना चाहोगे? मैं बुक और प्रिंसिपल से ज्यादा केस स्टडी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हर एक केस स्टडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेसन देकर जाती है। अगर फैशन नहीं होता तो हिरेन अभी क्या करते होंगे? तो मैं कंसल्ट या कोच या टीचर और प्रोफेसर होता। So it's a wrap. Thank you very much, Hiren, for joining us for today. We wish you all the best for your brands and achieving that 100 crore. तो दोस्तों, हमने एक इंस्पिरेशन सफर देखा, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसका जो सफर था वो शार्क टैंक से लेके अवार्ड विनिंग तक, उसका जो स्ट्रॉन्ग बिलीव, विजन, डिटर्मिनेशन है, हमें वो दिखाता है कि हम कुछ करने के लिए बने हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करते। अगर हमने वो ठान लिया तो हम वो करके रहेंगे। एंड देन आफ्टर ऑल्सो, अगर आप लिमोडी और सुधीर को फैशन फॉलो नहीं करते हो, हमने लिंक दिया हुआ है, हिरेन भाई का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो देम। थैंक यू टीम।